हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं सेंट्रल बैंक के बारे में। तो सेंट्रल बैंक क्या है? सेंट्रल बैंक इज एन एपेक्स बैंक दैट कंट्रोल्स एंटायर बैंकिंग सिस्टम ऑफ अ कंट्री। अब देखो, सेंट्रल बैंक क्या है? एक ऐसा बैंक है जो सारे बैंकों से ऊपर है। एपेक्स मीन्स जो मेन प्राइम सबसे हाईएस्ट लेवल पे जो बैंक है और पूरे कंट्री के बैंकिंग सिस्टम को जो कंट्रोल कर रहा है वो कौन सा बैंक है? वो सेंट्रल बैंक है। ठीक है, इट इज़ द सोल एजेंसी ऑफ नोट इशूइंग एंड कंट्रोल्स द सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी। यही एक ऐसी सोल एजेंसी है, सोल इंस्टीट्यूशन है, यही एकमात्र ऐसी संस्था है जो नोट इशूइंग करने के लिए एलिजिबल है। ठीक है, इसके अलावा कोई भी बैंक या कोई भी संस्था नोट इशू नहीं कर सकती। सिर्फ सेंट्रल बैंक जो है वो नोट इशू कर सकता है और पूरे इकोनॉमी के अंदर जो मनी सप्लाई है उसको कंट्रोल कर सकता है बेसिकली। और थर्ड पॉइंट क्या है? इट सर्व्स एज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट एंड मैनेजेस फॉरेक्स रिजर्व्स ऑफ द कंट्री। ये गवर्नमेंट के बैंक अकाउंट को भी मैनेज करता है। और फॉरेक्स मींस फॉरेन एक्सचेंज, जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स होते हैं, ठीक है, जो फॉरेन करेंसी होती है किसी देश के पास, उसको भी जो मैनेज करता है, कंट्रोल करता है, सर्कुलेट करता है, वो कौन करता है? सेंट्रल बैंक करता है। ठीक है, और हमारे देश में सेंट्रल बैंक कौन सा है? वो है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, हमारे देश के अंदर जो सेंट्रल बैंक है उसका नाम क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इस यहाँ तक आपको पता लग गया होगा कि सेंट्रल बैंक क्या चीज़ है। सेंट्रल बैंक एक ऐसा बैंक है जो बेसिकली पूरे एंटायर कंट्री के बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल कर रहा है। जो रूल्स रेगुलेशन जिन पे ये काम करते हैं, ठीक है, कितना लोन देना है, किस रेट पे देना है, किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे डिपॉजिट एक्सेप्ट करने हैं, किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन देने हैं लोगों को, जो भी रूल्स गाइडलाइंस कंट्री के अंदर जो कुछ भी बनानी है वो सेंट्रल बैंक बनाता है बेसिकली। ठीक है, और सेंट्रल बैंक के जो फंक्शंस हैं वो भी क्या क्या है? नंबर 1, बैंक ऑफ इशूइंग नोट्स। ये भी हमने पढ़ लिया अभी। ठीक है, सिर्फ सेंट्रल बैंक है जिसके पास एक्सक्लूसिव राइट है या मोनोपोली कह सकते हो आप, है नोट इशू करने की। बाकी के जो सारे बैंक हैं वो सिर्फ नोट को सर्कुलेट तो करते हैं, लेकिन इशू करता है, जो प्रिंट करता है, वो सिर्फ सेंट्रल बैंक है। इसके अलावा कोई भी बैंक, अदर बैंक कोई भी नोट इशू नहीं कर सकता। ठीक है, दीज नोट सर्कुलेट थ्रू आउट द कंट्री एज अ लीगल टेंडर मनी। और ये जो लीगल टेंडर मनी, हम ये वर्ड पहले पढ़ चुके हैं। इस कोई भी जो बैंक ने नोट इशू किए हैं उनको एज अ लीगल टेंडर किसने घोषित किया है? वो भी सेंट्रल बैंक ने। ठीक है, लीगल टेंडर मीन्स जिसको हम लीगली एक्सेप्ट कर सकें, लीगली पे कर सकें, ठीक है, एज अ करेंसी जिसको हम यूज़ कर सकें, जो बाय लॉज, जिसको हमारी गवर्नमेंट ने बाय रूल्स गाइडलाइंस या बाय लॉज ये बताया गया है कि ये वाले नोट से, ये कागज़ के टुकड़े जो हैं, इनको आप एज आ करेंसी यूज़ करनी है। उनको गवर्नमेंट ने लॉ से लीगल टेंडर बना दिए है। ठीक है, इट इज़ ईजियर टू कंट्रोल क्रेडिट व्हेन देयर इज़ अ सिंगल एजेंसी ऑफ इशूइंग नोट। ऑब्वियसली बात है, जब पूरे कंट्री के अंदर एक एजेंसी होगी, ठीक है, जब पूरी कंट्री के अंदर एक एजेंसी होगी, एक इंस्टीट्यूशन होगा जो नोट को इशू कर रहा है, नोट को प्रिंट कर रहा है, तो बहुत इजी रहता है, ठीक है, कंट्रोल करना कि मार्केट में कितनी मनी सप्लाई हमने करनी है, कितनी एट प्रेजेंट है, उसके ऊपर हिसाब रखना, कंट्रोल रखना इजी रहता है अगर एक इंस्टीट्यूशन है। आप खुद सोचो ना, अगर मान लो हमारे देश में बहुत सारे ऐसे बैंक हो जो नोट प्रिंट कर सकते हो, तो फिर हिसाब रखना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बट अगर एक ही इंस्टीट्यूशन होगा तो कितना नोट उसने अभी तक प्रिंट कर दिए हैं, कितने वो प्रिंट कर सकता है, कितने वो कर रहा है, कितने मार्केट के अंदर नोट है, तो वो हिसाब रख सकता है इजीली। और इट गिव्स सेंट्रल बैंक सम डायरेक्ट कंट्रोल ओवर मनी सप्लाई। और ऑब्वियसली बात है कि सेंट्रल बैंक के पास ही मनी सप्लाई का कंट्रोल है बेसिकली पूरा, कि मार्केट के अंदर, इकोनॉमी के अंदर कितनी मनी सर्कुलेट करनी है, कितनी मनी मार्केट के अंदर जा सकती है या जाने देनी है, अगर कंट्रोल करनी है, कम करनी है, ज़्यादा करनी है, वो सब कुछ सेंट्रल बैंक ही करता है। ठीक है, सेकेंड अगर हम पॉइंट की बात करें तो वो है बैंकर ऑफ द गवर्नमेंट। अब ये क्या पॉइंट है? जो आरबीआई है वो एज अ बैंकर ऑफ द गवर्नमेंट भी डील करता है। एक तो हमने पढ़ लिया फर्स्ट फंक्शन के बैंक जो है, सेंट्रल बैंक जो है वो नोट इशू करता है। सेकंड फंक्शन क्या है कि एज अ गवर्नमेंट का बैंकर, ठीक है, गवर्नमेंट का, देखो गवर्नमेंट जो कोई भी गवर्नमेंट होती है किसी भी कंट्री की, वो हर किसी बैंक में अपना अकाउंट नहीं खुलवाती। ठीक है, तो जैसे हमारे देश की गवर्नमेंट है, उसका जो बैंक अकाउंट होगा वो कहाँ पर मेंटेन किया जाएगा? आरबीआई के अंडर। ठीक है, तो आरबीआई के पास गवर्नमेंट है जो वो अपना अकाउंट मेंटेन करती है
ठीक है। और 3 मेन फंक्शंस है इसके अंदर, सब कैटेगरीज हैं जो ये एज अ बैंकर, गवर्नमेंट का एज अ बैंकर जो रोल प्ले करती है आरबीआई, वो 3 चीज़ें बताई गई हैं। क्या क्या? कि एक तो यही है एज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का बैंक की तरह रोल प्ले करती है, मतलब कि गवर्नमेंट के पास अगर सरप्लस पैसा है तो एक्सेप्ट कर लिया डिपॉजिट, और अगर गवर्नमेंट को लोन की ज़रूरत है तो वो दे दिया, ठीक है। एज अ बैंकर रोल प्ले करती है। सेकंड है एज एन एजेंट टू द गवर्नमेंट। अब एजेंट की तरह कैसे काम करती है? इट बायज एंड सेल सिक्योरिटीज ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। सिक्योरिटीज मीन्स बॉन्ड्स, डिबेंचर, शेयर्स। अगर गवर्नमेंट को बॉन्ड्स, डिबेंचर या शेयर्स वगैरह कोई भी सिक्योरिटी मार्केट के अंदर खरीदनी है, बेचनी है, तो गवर्नमेंट किसके थ्रू डील करती है? वो सारा कुछ आरबीआई के थ्रू, ठीक है। अगर गवर्नमेंट को टैक्सेस कलेक्ट करने हैं, ठीक है, तो किसके थ्रू करती है? आरबीआई के थ्रू, ठीक है। कोई भी दूसरी पेमेंट्स कलेक्ट करनी है वो सारी की सारी आरबीआई के थ्रू की जाती हैं, जो कि हमारा सेंट्रल बैंक है हमारे देश का, ठीक है। और थर्ड सब पॉइंट क्या है? एज एन एडवाइजर टू द गवर्नमेंट। एडवाइस भी करती है हमारी गवर्नमेंट को। सिर्फ यही काम नहीं है कि एज अ बैंकर ट्रीट कर रही है, डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रही है, लोन दे रही है गवर्नमेंट को, या गवर्नमेंट के बिहाफ पे सिक्योरिटीज़ बाय सेल कर रही है, नहीं। थर्ड पॉइंट क्या है? गवर्नमेंट को एडवाइस भी कर रही है, ठीक है, पॉलिसीज़ फ्रेम करने के, कि उनको अगर मॉनेटरी पॉलिसी मार्केट के अंदर लॉन्च करने, इकोनॉमी के अंदर अगर कोई लेके आने कोई भी मनी से रिलेटेड पॉलिसी, तो वो भी आरबीआई सजेस्ट करती है, एडवाइस करती है गवर्नमेंट को कि ये करो, ऐसे करो, वैसे करो, ठीक है। तो थर्ड क्या हो गया? एडवाइज़र है गवर्नमेंट की वो, ठीक है। और गवर्नमेंट को अगर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की ज़रूरत है तो वो भी प्रोवाइड करवाती है। इसी के अंदर मैंने सब पॉइंट जोड़ दिया है, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज क्यों चाहिए गवर्नमेंट को? अगर मान लो फॉरेन कंट्रीज़ को पेमेंट करनी है, ठीक है, इंटरेस्ट पे करना है, कुछ खरीदना है, तो ऑब्वियस ही बात है फिर वो फॉरेक्स में ही होता है, फॉरेन करेंसीज में ही होता है, तो वो भी गवर्नमेंट को कौन प्रोवाइड करवाता है? आरबीआई, ठीक है। तो ये इसके मेन पॉइंट्स थे। अब चलते हैं थर्ड सब मेन पॉइंट पे। सब पॉइंट्स हमने पढ़ लिए हैं सेकंड के। थर्ड जो मेन पॉइंट है वो क्या कह रहा है? बैंकर्स बैंक मींस जितने भी बैंक है हमारे देश में, सबके ऊपर कोई बैंक है तो कौन सा है? वो आरबीआई है, ठीक है, सबके ऊपर। कैसे? कुछ भी अगर होना है, मान लो कंट्री के अंदर कोई भी बैंकिंग, किसी भी बैंक को कुछ भी करना है, तो वो पहले अगर कुछ भी वो करना चाहता है ना, तो उसके लिए उसको परमिशन लेनी पड़ेगी आरबीआई से, अगर वो रूल से हट गया तो, ठीक है। अगर वो अंडर रूल्स कर रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो जो आरबीआई ने स्पेसिफाई किए हुए रूल्स उसके अंदर वो काम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो उनसे अलग कुछ करना चाहते हैं तो वो अपनी मर्जी से नहीं कर सकते, ठीक है। उनको आरबीआई से पूछना पड़ेगा कि हम ये काम कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो ये सब बैंकर्स के ऊपर एक बैंक है, सबसे बड़ा बैंक है, ठीक है। तो ऑल कमर्शियल बैंक्स आर वर्किंग अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंट्रल बैंक। जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं हमारे देश में, सारे के सारे किसके अंदर काम कर रहे हैं? आरबीआई के अंडर में। दे फॉलो द डायरेक्शन एंड गाइडलाइंस गिवन बाय द सेंट्रल बैंक। जितने भी बैंक हैं वो किसके अंडर, किसकी गाइडलाइंस के अंदर काम कर रहे हैं? आरबीआई के, ठीक है। और अगर मान लो किसी बैंक को भी ज़रूरत पड़ जाए ना, अगर मान लो किसी के पास, बैंक के पास ज़्यादा पैसे है तो वो आरबीआई के पास डिपॉजिट करा सकता है। किसी बैंक को पैसे की रिक्वायरमेंट है तो वो आरबीआई से लोन ले सकता है, ठीक है। तो इसीलिए आरबीआई को हम बैंकर्स बैंक भी कहते हैं, ठीक है। एक ही हो गया पॉइंट। नेक्स्ट है लेंडर ऑफ द लास्ट रिजोर्ट। ये क्या है? The Reserve Bank acts as the lender of the last resort. It means when the commercial banks find that they are not able to meet their financial requirements from the resources, they can approach the central bank for financial accommodation. अगर दूसरी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, जो बैंक्स हैं, उनको अगर ऐसा लगता है कि उनको पैसे की दिक्कत है, कोई परेशानी है, अगर वो अपना जो ऑपरेशनल वर्क है वो प्रॉपर्ली नहीं कर पा रहे हैं, उनके जो फंक्शंस हैं वो प्रॉपर्ली नहीं चल पा रहे हैं, उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, हो सकता है बैंक डूब जाए, हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो जाए, तो वो लास्ट जो है आरबीआई के दरवाज़ा खटखटा सकता है, आरबीआई को पूछ सकता है कि मेरे को ऐसे ऐसे करके ये प्रॉब्लम्स है फाइनेंशियली और आप हमारी हेल्प करो। अगर कोई भी उनको और कोई वे नहीं निकल रहा है, कोई और रास्ता उनके पास नहीं बचा है, तो वो जाके आरबीआई के पास मदद मांग सकते हैं और आरबीआई उनकी हेल्प करेगा। इसलिए इसको बोलते हैं लेंडर ऑफ द लास्ट रिजोर्ट। अगर कोई भी उनके पास कोई चांस नहीं बचता है तो आरबीआई बैठा है, तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, उनको लोन दे,
ठीक है, कुछ भी करे बैंक को नहीं डूबने देगा। अगर आप अभी रीसेंट केस पढ़ोगे तो येस बैंक के साथ ऐसा हुआ था कि येस बैंक जो था वो बिल्कुल ही फाइनेंशियली क्राइसिस हो गए थे उसके अंदर, और बहुत ज़्यादा वीक हो गई थी उनकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो बहुत ज़्यादा वीक हो गई थी, और एक स्टेज ऐसी आ गई थी कि लोगों को लगा था कि जो भी जिनका भी उस बैंक में पैसा है वो डूब गया, बस अब नहीं कुछ भी मिलने वाला, सब खत्म। वहाँ पर फिर आरबीआई रोल प्ले करता है, आरबीआई आता है और सारा कुछ अपने कंट्रोल में ले लेता है और कहता है कि कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं बैठा हूँ, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इस बैंक को डूबने नहीं दूंगा। आरबीआई चाहे कुछ भी करे लेकिन वो बैंक को बचाएगा, ठीक है। तो आरबीआई की ये पावर्स हैं, ठीक है। तो जो बैंकिंग सिस्टम है कंट्री का उसको अफेक्ट नहीं होने देगा, चाहे कुछ भी करना पड़े आरबीआई को, ठीक है। ताकि एक्चुअली क्या है ना, बैंकिंग सिस्टम के ऊपर पूरी इकोनॉमी टिकी हुई है। अगर बैंकिंग सिस्टम अफेक्ट होता है तो इकोनॉमी कोलैप्स कर सकती है, क्रैश कर सकती है। तो ये आरबीआई की ड्यूटी है कि पूरी इकोनॉमी को, पूरी बैंकिंग सिस्टम को स्टेबल रखे। तो वो रखने के लिए वो जो कर सकता है वो करेगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 5th पॉइंट पर, कस्टोडियन ऑफ रिजर्व्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। इसका क्या मतलब है? अंडर दिस रिजर्व बैंक कंट्रोल्स बोथ रिसिप्ट्स एज वेल एज पेमेंट्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। देखो क्या होता है कि जो भी बाहर से करेंसीज आती हैं, एक्चुअली हम तो अगर अपने पर्सनल लेवल पे देखें तो हम क्या करते हैं, हम अगर मान लो हमें कहीं बाहर जाना है तो हमें फ़ॉरेन एक्सचेंज की ज़रूरत पड़ती है, फ़ॉरेन करेंसी की ज़रूरत पड़ती है। हम बैंक में जाते हैं और वो फ़ॉरेन करेंसी ले लेते हैं वहाँ से। और अगर उसी तरीके से हमारे पास कोई पेमेंट आए या हम बाहर से घूम कर आएँ या बाहर जॉब करके आएँ, ठीक है, हमारे पास फ़ॉरेन कंट्री की करेंसीज़ हैं तो हम यहाँ पर लाके वो बैंक में एक्सचेंज करवा लेते हैं। ये है पर्सनल लेवल। बट अगर आप थोड़ी हायर लेवल पे देखो तो ये सारी चीज़ें कंट्रोल कौन कर रहा है? वो आरबीआई कर रहा है, ठीक है। कितना पैसा है हमारे पास फॉरेन कंट्री का, ठीक है, अगर हमें रिक्वायरमेंट है तो वो कैसे पूरी करनी है, ठीक है। अगर हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन करेंसीज, फॉरेन रिजर्व्स कम हो रहे हैं तो उसको कैसे स्टेबलाइज करना है, ठीक है। प्राइजेस अगर डॉलर के बढ़ रहे हैं तो उसको कैसे ठीक करना है। ये सारी चीज़ें जो फॉरेन करेंसी से रिलेटेड कर रहा है ना, वो आरबीआई कंट्रोल कर रहा है बेसिकली, ठीक है। तो अंडर दिस द रिजर्व बैंक कंट्रोल्स द बोथ रिसिप्ट्स एज वेल एज पेमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। सेंट्रल बैंक कंट्रोल्स द रिजर्व of foreign exchange and helps in determining the value of domestic currency in terms of foreign exchange. सेंट्रल बैंक, देखो अगर आपने देखा हो ना तो कई बार कहते हैं कि डॉलर इतने रुपए का हो गया, डॉलर इतने रुपए का हो गया, 70 रुपये का डॉलर हो गया, 65 रुपये का डॉलर हो गया, 80 रुपये का डॉलर हो गया। तो ये कैसे पता लगता है? ये कौन डिटरमाइन करता है? ये आरबीआई करता है, ठीक है, कि हमारे करेंसी के एक्सचेंज में दूसरे कंट्री की करेंसी किस रेशो में जानी चाहिए, ठीक है। वैसे तो अगर हम जो इसके अंदर मेजर कंपोनेंट, जो मेजर रोल प्ले करता है वो डिमांड और सप्लाई प्ले करती है, ठीक है। अगर डिमांड ज़्यादा है डॉलर की तो उसके प्राइस बढ़ जाते हैं, डिमांड कम है तो कम गिर जाते हैं। ये तो हो गया मेजॉरिटी जो रोल प्ले करता है। बट इसके साथ साथ आरबीआई का भी पूरा हाथ होता है इसके प्राइस को कम ज़्यादा करने में, स्टेबलाइज करने में। अगर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो भी गलत है, बहुत ज़्यादा गिर रहा है तो भी गलत है। तो आरबीआई जो है वो स्टेबलाइज करता रहता है उसको, ठीक है। वो क्या कैसे करता है वो बहुत डेप्थ वाली बातें हो जाएंगी, वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो जस्ट इतना ध्यान रखो कि जो हमारे करेंसी है उसकी वैल्यू इन टर्म्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज वो भी आरबीआई उसको कंट्रोल करता है, ठीक है। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेंट्रल बैंक टू मेंटेन द रिजर्व्स ऑफ द फॉरेन करेंसी। और ये आरबीआई की एक ड्यूटी है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने पास रिजर्व्स मेंटेन करे फॉरेन करेंसी के, ठीक है। और अगर फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा हो रही है फॉरेन एक्सचेंज रेट्स में तो आरबीआई की ड्यूटी है कि उसको बाय सेल करके उसको स्टेबलाइज करे, ठीक है। तो एक ये वाला पॉइंट हो गया, कस्टोडियन ऑफ रिजर्व्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मींस जो फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स हैं उनको जो मेंटेन करना है, कितना रिजर्व्स मेंटेन करने हैं, उनके जो प्राइसिंग है वो सारे कुछ कौन मेंटेन करता है? आरबीआई। और अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, क्लियरिंग हाउस फंक्शन, ये क्या है इसको ध्यान से सुनना। एक एग्जाम्पल के साथ इसको समझते हैं। लेट्स से हम तो देखो अगर पर्सनल लेवल पे बात करें तो हमें तो मान लो किसी को पेमेंट करनी है, हम उसको चेक दे देते हैं, फिर वो जाके अपने बैंक में कैश करवा लेता है, ठीक है। अगर किसी से पेमेंट लेनी है तो वो हमें चेक दे देता है, फिर हम अपने बैंक अकाउंट में आके उसको कैश करवा लेते हैं। ये तो होगी माइक्रो लेवल पे बात, लेकिन हम पढ़ रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है कि ये जो इंटर बैंक, ठीक है, कई बैंकों के बीच में जो चेक्स आते जाते हैं, पेमेंट आती जाती हैं, जो उनको क्लियरिंग भी तो बहुत ज़रूरी है ना एक बड़े लेवल पे, ठीक है। तो वो कैसे होती है? वो आरबीआई के पास होती है, आरबीआई करता है उसको। कैसे? अगर मान लो दो बैंक हैं तो टोटल
टोटल जो चेक आए, ठीक है, बैंक ए के पास जो टोटल चेक आए वो 10,000 रुपये के आए मान लो, ठीक है, जो कि बैंक बी ने देने हैं, और बैंक बी के पास जो चेक आए वो 15,000 रुपये के आए जो बैंक ए ने देने हैं। अब आपको अच्छे से पता है कि सारे के सारे जो जितने भी कमर्शियल बैंक हैं उनको एक अपना अकाउंट मेंटेन करना ज़रूरी होता है आरबीआई के पास, ठीक है। तो आरबीआई जो है इसको अब बहुत इजीली सेटल डाउन कर सकती है, क्योंकि उसके पास आरबीआई के पास सारे कमर्शियल बैंकों के अकाउंट्स हैं, ठीक है, सारे कमर्शियल बैंकों के पैसा है उसके पास, आरबीआई के पास, ठीक है। तो आरबीआई जो है जिसको जितने पैसे देने दे सकता है वो सेटल डाउन कर सकता है। अब देखो ऊपर वाला जो एग्जांपल हमने लिया है इसके अंदर बैंक ए के पास जो चेक आए वो 10,000 रुपये के आए और बैंक बी के पास आए वो 15,000 रुपये के आए, तो नेट 5,000 रुपये देने बनते हैं बैंक के, ठीक है। एक बैंक जो है अगर दूसरे बैंक को 5,000 रुपये ट्रांसफर कर देगा तो सेटल डाउन हो जाएगा। ये काम कौन करेगा? ये आरबीआई करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्लियरिंग हाउस फंक्शन परफॉर्म करता है आरबीआई, ठीक है। मींस कि जितने भी पेमेंट्स जो लेनी देनी है बैंकों को, उनकी जो पेमेंट्स की सेटलमेंट है वो आरबीआई कर रहा है अपने एंड पे, ठीक है। इसको ऐसे समझ सकते हो आप। और लास्ट अगर हम पॉइंट की बात करें तो कंट्रोल ऑफ क्रेडिट। क्रेडिट मीन्स पैसा। कंट्री के अंदर, इकोनॉमी के अंदर कितना पैसा सर्कुलेट करना है, कितने नोट्स प्रिंट करने हैं। अगर पैसा कंट्री के अंदर, इकोनॉमी के अंदर ज़्यादा जा रहा है तो उसको रिड्यूस करना है। अगर कंट्री के अंदर, इकोनॉमी के अंदर पैसा कम है तो उसको पंप करना है, ज़्यादा पैसा डालना है। तो ये सारे काम, ये कंट्रोल ऑफ क्रेडिट हो गया ना, ये सारे काम कौन करता है? आरबीआई, ठीक है। और कैसे करता है ये हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, कि इतना समझ लो बस कि जितने भी फंक्शंस हैं मॉनेटरी से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड, जो बैंक इकोनॉमी के अंदर कितना पैसा सर्कुलेट करना है बेसिकली, ज़्यादा कम, तो वो सारी चीज़ें कौन कंट्रोल कर रहा है? आरबीआई कर रहा है, ठीक है। जैसे एग्जांपल ले सकते हैं हम, अगर मान लो महंगाई होगी बहुत ज़्यादा ड्यूरिंग इन्फ्लेशन, तो बैंक आरबीआई क्या करेगा? पैसे को रिड्यूस कर देगा, ठीक है। जितना पैसा इकोनॉमी के अंदर है उसको थोड़ा कम कर देगा, क्योंकि महंगाई कब होती है? जब लोगों के पास ज़्यादा पैसा हो जाता है। रिसोर्सेज तो हमारे पास उतना ही है ना, ये हमें अच्छे से पता है। तो अगर कंट्री के अंदर, इकोनॉमी के अंदर पैसा बहुत ज़्यादा सर्कुलेट हो रहा है, लोगों के पास बहुत ज़्यादा है, लोगों की स्पेंडिंग पावर बहुत बढ़ गई है, तो महंगाई आ जाती है। तो फिर आरबीआई क्या करता है? थोड़ा सा मनी को कंट्रोल करता है और इकोनॉमी के अंदर उसकी सप्लाई को कम कर देता है। और इसी का उल्टा अगर डिफ्लेशन है मान लो, ठीक है, मार्केट में पैसा ही नहीं है, तो आरबीआई क्या करेगा? उसकी सर्कुलेशन को बढ़ा देगा ताकि चीज़ें ठीक हो जाए, स्टेबलाइज हो जाए। क्योंकि अगर मार्केट में पैसा नहीं होगा तो डिमांड गिर जाएगी, डिमांड गिर जाएगी तो चीज़ें सस्ती हो जाएंगी और लोगों को नुकसान होना शुरू हो जाएगा और फिर देश की इकोनॉमी रिसेशन में भी जा सकती है। तो हर एक चीज़ जो मॉनेटरी मनी से रिलेटेड है वो कौन कंट्रोल कर रहा है? आरबीआई कंट्रोल कर रहा है इकोनॉमी के अंदर, राइट। तो इस तरीके से आरबीआई या सेंट्रल बैंक किसी भी कंट्री का ये फंक्शंस परफॉर्म करता है। अब अगर थोड़ी सी भी आपको कन्फ्यूज़न है, ठीक है, थोड़ी सी भी, कि कमर्शियल बैंक जो हमने पहले पढ़े थे और जो आरबीआई या सेंट्रल बैंक जो हमने आज पढ़ा है, इनके बीच में क्या डिफरेंस है, मेजर डिफरेंसेस क्या हैं, तो वो ये हैं। नंबर 1, सेंट्रल बैंक जो है वो एपेक्स बैंक है, मेन बैंक है, ठीक है, सारे बैंकों के ऊपर बैंक है। और क्या करता है, उसका मेन काम क्या है? सारे कमर्शियल बैंक को रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है। बट वहीं अगर हम बात करें कमर्शियल बैंक की, तो कमर्शियल बैंक ऐसा नहीं है। कमर्शियल बैंक क्या करता है? सिर्फ जनरल लोगों से, जनरल पब्लिक से पैसा एक्सेप्ट करता है और लोन देता है, ठीक है। ये काम है कमर्शियल बैंक का। सेकेंड पॉइंट की अगर हम बात करें तो मेन जो एम है सेंट्रल बैंक का वो पब्लिक वेलफेयर है। ऑब्वियसली बात है, उसका काम है हमारी इकोनॉमी को ऊपर लेके जाना, हमारे देश की तरक्की करना, ठीक है। लेकिन जो कमर्शियल बैंक है उनका ये काम थोड़ी ना है, उनका तो प्रॉफिट कमाना है। उनका तो सिंपल फंडा है कि पैसे एक्सेप्ट करो, डिपॉजिट एक्सेप्ट करो कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे और ज़्यादा इंटरेस्ट पे लोन दो, प्रॉफिट कमाओ बीच में से, ठीक है। और थर्ड पॉइंट क्या है? इट इज़ द सोल मॉनेटरी राइट टू द इशू करेंसी नोट्स। सिर्फ आरबीआई के पास ये राइट है कि वो करेंसी नोट्स को प्रिंट कर सकते हैं, इशू कर सकते हैं। बट जो कमर्शियल बैंक है उनके पास ये राइट नहीं है, वो सिर्फ सर्कुलेट कर सकते हैं मार्केट के अंदर। फोर्थ पॉइंट, इट एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द कमर्शियल बैंक्स एंड एडवांसेस लोन टू देम। जो आरबीआई है ना, वो कमर्शियल बैंक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है और कमर्शियल बैंक को लोन देता है। जनरल पब्लिक से उसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर हम वहीं बात करें कमर्शियल बैंक की, तो वो डील किसके साथ करते हैं? जनरल पब्लिक के साथ, ठीक है। वो जनरल पब्लिक को लोन देते हैं, जनरल पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। और फिफ्थ पॉइंट जो है हमारा, वो क्या कहते हैं?
कि जो गवर्नमेंट जो है वो किसके साथ अपना अकाउंट मेंटेन करते हैं, दैट इज़ आरबीआई। आरबीआई जो है वो गवर्नमेंट का अकाउंट मेंटेन करते हैं, लेकिन दूसरे जो कमर्शियल बैंक हैं उनके पास ऐसी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, उनके अंदर कोई गवर्नमेंट अपना बैंक अकाउंट नहीं खुलवाती कभी भी, ठीक है। फिर 6 पॉइंट, द सेंट्रल बैंक इज़ द कस्टोडियन ऑफ फॉरेन रिजर्व्स ऑफ द कंट्री। दो सेंट्रल बैंक है वो सारे के सारे फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन रिजर्व्स को मेंटेन करता है, जितनी भी रिक्वायरमेंट है ध्यान रखता है कि कम ना हो जाए, ठीक है। ज़्यादा हो तो अच्छी बात है, कम नहीं होने चाहिए ये, ठीक है। तो लेकिन जो कमर्शियल बैंक है उनके ऊपर ऐसी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो ऐसे कोई काम नहीं करते। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर आपको फॉरेन करेंसी खरीदनी या बेचनी है तो आप किसी भी कमर्शियल बैंक में जाकर कर सकते हो ये काम, बट एट द टॉप, ठीक है, एट द एंड इस पूरी प्रक्रिया को या इस पूरे प्रोसेस को कंट्रोल कौन कर रहा है, दैट इज़ आरबीआई, ठीक है। जो कमर्शियल बैंक है उनके वो सिर्फ फॉरेन करेंसी को या फॉरेन एक्सचेंज को खरीद बेच हो सकते हैं। अगर आपको डॉलर की रिक्वायरमेंट है तो आप किसी भी कमर्शियल बैंक में जाकर बोल सकते हो कि मुझे डॉलर चाहिए और मैं ये इतने रुपए देने को तैयार हूँ, तो वो इतना तो कर सकते हैं आपके लिए। बट एट द एंड या एट द टॉप पे जो इसको पूरा का पूरा रोल प्ले कर रहा है, जो इस प्रोसेस को पूरा कंट्रोल कर रहा है, वो कौन है, आरबीआई, ठीक है। कि पूरे देश में कितने रिजर्व्स हैं हमारे पास, कितने कौन से कंट्री की कौन सी कितनी करेंसीज है हमारे पास, कितने फॉरेन टोटलिटी में कितने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं हमारे पास, वो सारी चीज़ें कौन कंट्रोल कर रहा है, आरबीआई। तो एग्जाम्पल अगर हम ले तो एग्जाम्पल सेंट्रल बैंक का तो ऑब्वियसली बात है एक ही होगा, आरबीआई, क्योंकि किसी भी कंट्री के अंदर सेंट्रल बैंक एक ही होता है। बट अगर कमर्शियल बैंक के एग्जाम्पल हैं तो वो बहुत सारे हो सकते हैं, एचडीएफसी, एसबीआई, पीएनबी, आईसीआईसीआई बैंक, इंडसइंड बैंक, बहुत सारे बैंक्स हैं, ठीक है, कोटक महिंद्रा और बंधन बैंक, बहुत सारे बैंक हैं कमर्शियल बैंक, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।